तो चलिए आज बात करते हैं आयरन मैन 2 की। ये वो फिल्म है जहां टोनी स्टार्क, जो अचानक से दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन गया था, एकदम से घिर जाता है। और पता है, उसके सामने कोई एक दुश्मन नहीं बल्कि तीन तीन चुनौतियां एक साथ आ जाती हैं। सोचिए क्या होता है जब एक हीरो का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद बन जाए। जब सरकार, एक पुराना दुश्मन और यहाँ तक कि उसकी अपनी बॉडी ही उसका साथ छोड़ दे। आयरन मैन 2 की कहानी बस इन्हीं सवालों के आसपास घूमती है। ये सिर्फ एक विलन की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है टोनी स्टार्क के चारों तरफ से घिर जाने की। सोचिए, एक तरफ सरकार का दबाव है, दूसरी तरफ उसके अतीत से निकलकर एक नया दुश्मन आ गया है, और इन सबसे बढ़कर उसके अंदर ही एक ऐसी चीज है जो उसे धीरे धीरे खत्म कर रही है। तो टोनी की इस गहरी मुसीबत को थोड़ा विस्तार में समझते हैं। ये 3 अलग अलग मोर्चों से आ रही हैं और हर एक चीज उसे दिमागी और शारीरिक तौर पर बिल्कुल टूटने की कगार पर ले आती है। तो सबसे पहले है सरकार। उनके लिए आयरन मैन एक इंसान नहीं, एक हथियार है, और वो इस हथियार को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। फिर आता है एक नया दुश्मन जो उसके अतीत से जुड़ा है और स्टार्क से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इन सबसे ऊपर वो तकनीक जो टोनी को जिंदा रखे हुए है, वही उसे धीरे धीरे मौत की तरफ भी धकेल रही है। और ये जो दूसरा दुश्मन है ये कोई अनजान विलन नहीं है। ये एक ऐसा साया है जो सीधे उसके परिवार के अतीत से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ आयरन मैन को नहीं बल्कि टोनी स्टार्क की पूरी विरासत को मिटा देना चाहता है। इसका नाम है इवान वैनको। हम उसे विप्लैश के नाम से जानते हैं। और सबसे खतरनाक बात, उसके पास भी टोनी जैसी ही आर्क रिएक्टर टेक्निक है। और उसका मिशन बस एक, दुनिया को ये दिखाना कि आयरन मैन कोई भगवान नहीं है, उसे भी हराया जा सकता है। और वैनको अपनी ताकत का पहला प्रदर्शन कहाँ करता है? सीधे मोनाको के रेस ट्रैक पर। वहीं पर हमें पहली बार टोनी का वो शानदार मार्क 5 आर्मर देखने को मिलता है। याद है वो सूटकेस जो पलक झपकते ही एक पूरे सूट में बदल जाता है? पर ये हमला ये दुनिया को बता देता है कि हाँ, आयरन मैन भी कमजोर पड़ सकता है। लेकिन बाहर के दुश्मनों से भी बड़ा एक दुश्मन टोनी के अंदर ही था। एक ऐसी लड़ाई जिसे वो पूरी दुनिया से छुपा रहा था। एक ऐसी चीज जो उसे अंदर से ही खाई जा रही थी। और विडंबना देखिए कितनी भयानक है। जिस आर्क रिएक्टर तकनीक ने टोनी की जान बचाई थी, वही अब उसकी जान ले रही थी। उसके कोर में जो पैलेडियम है, वो उसके खून में धीरे धीरे जहर घोल रहा था, और समय वो बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। जब लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म, सारे रास्ते बंद हैं, तभी एक उम्मीद की किरण दिखती है। एक ऐसा राज जो टोनी के पिता हॉवर्ड स्टार्क उसके लिए छोड़ गए थे। तो निक फ्यूरी की मदद से टोनी को अपने पिता के पुराने रिसर्च पेपर्स मिलते हैं। और उन पेपर्स में क्या था? एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट, एक बिल्कुल नए एलिमेंट का। ये ऐसी चीज थी जो न सिर्फ टोनी की जान बचा सकती थी, बल्कि उसे पहले से कई कई ज्यादा शक्तिशाली बना सकती थी। और इस खोज से पूरा खेल ही बदल जाता है। जहां पुराना सूट एक गोल्ड रिएक्टर और जहरीले पैलेडियम पर चलता था, वहीं नया मार्क 6 सूट एक नए शक्तिशाली एलिमेंट से चलता है। और इसका प्रतीक टोनी के सीने पर बना वो नया त्रिभुजाकार चेस्ट पीस, जो उसकी नई ताकत और एक नई शुरुआत दोनों को दिखाता है। तो अब नई ताकत और नए सूट के साथ टोनी अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है। और यहाँ से शुरू होती है फिल्म के धमाकेदार क्लाइमैक्स की तैयारी। अब इवान वैनको जस्टिन हैमर की तकनीक का इस्तेमाल करके ऑटोमेटेड ड्रोन्स की एक पूरी फौज खड़ी कर देता है। सोचिए, इस बार टोनी का सामना सिर्फ एक विलन से नहीं, उसकी पूरी सेना से है। और ये लड़ाई ये अकेले नहीं जीती जा सकती थी। और फिर होती है एंट्री जेम्स रोड्स की, यानी कि वॉर मशीन की। 2 दोस्त, 2 आयरन मैन एक साथ मिलकर विप्लैश की ड्रोन आर्मी का सामना करते हैं। सच में ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे यादगार टीम अप मोमेंट्स में से एक है। ये फाइनल बैटल ना बस एक्शन, तकनीक और दोस्ती का एक जबरदस्त संगम है। आसमान में आयरन मैन और वॉर मशीन, और नीचे तबाही मचाते ड्रोन्स। इस सीन ने साबित कर दिया कि हाँ, 2 हीरो हमेशा एक से बेहतर होते हैं। और हाँ, ये लड़ाई एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है। एक तरफ है वॉर मशीन जिसके पास भारी भरकम हथियार हैं, और दूसरी तरफ है आयरन मैन जिसकी ताकत है उसकी सुपर एडवांस्ड टेक्निक। तो ये बहस तो आज भी चलती है कि इन दोनों में से असल में ज्यादा ताकतवर कौन है।